नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा वीकली विश्लेषण जो सुभाष जी के साथ करेंगे हम लोग और समझेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रहेगा, क्या क्या ग्लोबल क्यूज बन रहे हैं, मार्केट ऊपर जाने का भी कितना दिखाई दे रहा है और क्या 24,000 से ये नीचे वापस आ सकता है, क्या कोई संभावनाएं बन रही हैं। क्योंकि ग्लोबल क्यूज में आज की तारीख में आपको पता ही है कि जो मिडिल ईस्ट है यानी कि ईरान और यूएस का जो वॉर का जो एग्रीमेंट होना है, मतलब सेटलमेंट होना है, समझौता होना है, उसके ऊपर अभी कहीं ना कहीं मार्केट रुका है। क्योंकि आपने देखा कि थर्सडे को एकदम से मार्केट में गैप अप आया था और आपको याद होना चाहिए कि जब लास्ट वीक सुभाष जी ने विश्लेषण दिया था तो इन्होंने कहा था जो मार्केट है मंडे को गैप अप खुलेगी और आपने देखा था मार्केट गैप अप ही खुला था। लेकिन फ्राइडे को कल फिर मार्केट में गिरावट आई है। तो इन सब का कारण हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और 24,200 के ऊपर भी मार्केट गया है। तो और आगे आने वाले समय में नेक्स्ट वीक में यानी कि 11 से 15 मई के बीच में क्या 24,500 के ऊपर रुकता दिखाई देता है और अगर कहीं ईरान और यूएस डील हो जाती है तो क्या 25 या 25,500 जा सकता है। इन सब विषय पर हम बात करेंगे। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी। यानी जी आप सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे फॉलो करते हैं। और आपकी बात चलिए आगे, पहले आप अपने पहले तरीके हाँ से पूछ लीजिए। हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल, मैं एक तरीके आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा बंगाल के चुनाव के ऊपर भी बात करी थी कि भाई चुनाव होंगे तो मार्केट कैसा रहेगा। तो अभी तो जैसे चुनाव भी हो गए, रिजल्ट भी आ गए, जिस तरह से आपने रिजल्ट्स गए थे उसी तरह से रिजल्ट्स आए हैं और सरकार भी बन गई है। तो इसका जो मार्केट में कोई जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आना था वो आ चुका है या इसके बाद भी फर्दर, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट्स हैं वो इंडिया में अब ज्यादा हो गई है, एक और बढ़ गई, शायद 24 हो गई है या 22 है, बाईस मुझे एग्जैक्टली बाईस बाईस 22 बाईस 22 है, ठीक है ना। तो वो हो गई, तो इसका भी क्या कोई इम्पैक्ट अभी हम मार्केट के ऊपर देखेंगे और आने वाले समय में। देखो रविंदर जी, पहली बात तो ये है कि 3 स्टेट्स में ये इलेक्शन जीते हैं, जी जो कि शेयर मार्केट के लिए भी पॉजिटिव है। क्योंकि जी वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट नहीं हुआ था ममता बनर्जी के टाइम में, 15 जी साल के उसके उसमें। और इनका मेन एजेंडा डेवलपमेंट है। और हम्म अ, बाकी ये डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगा। डबल इंजन की सरकार होने से सेंटर से भी जो पैसा पहले नहीं मिलता था वो अब आसानी से मिलेगा और वहाँ पर भी डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट रहेगी। तो वेस्ट बंगाल है नहीं, और ये आसाम और पुडुचेरी 3 स्टेट में जीते हैं, है ना। जी तो बाकी 2 स्टेट में अ, जैसे आपको पता है वो जीवीके उसका विजय कुमार गुप्ता की पार्टी वीसीके है नहीं। हाँ जी और वहाँ पे केरल के अंदर यूडीएफ है ना। तो जी अब इलेक्शन 10 महीने नहीं आएगा, कोई भी हाँ, इलेक्शन, 10 महीने कोई इलेक्शन नहीं है जी। है ना। तो ये बहुत पॉजिटिव है शेयर मार्केट के लिए, ओके डिसरप्शन नहीं ओके, होता, है ना। डिसरप्शन एक नहीं तो होता बिल्कुल। हाँ जी, एफपीआई की सेलिंग आप पूछते रहते हो कि एफपीआई बार-बार सेलिंग क्यों कर रहे हैं, अभी भी क्यों हाँ कर जी रहे हैं। जी इसके पीछे जो है ना एक कारण अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है ना। शॉर्ट ओके टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्योंकि कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कोई कैपिटल गेन नहीं है, ज़ीरो टैक्स है। तो ओके हमारी गवर्नमेंट को ये भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना चाहिए कि एफपीआई यहाँ पे टिके, तो उसके हम्म लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को रिव्यू करना चाहिए और उस हिसाब हम्म, से इसको देखे। उसको तीसरा देखें ये है बिल्कुल। कि हाँ जी जी, जी तीसरा तीसरा। जैसे हाँ, ये बेनिफिशियरी की भी डिटेल लेते हैं, तो जो राउंड ट्रिपिंग है वो तो मैं पॉजिटिव मानता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए हमें ऐसा पैसा चाहिए जो स्टेबल हो। ये मैं नंबर 2 का पैसा बाहर जाता है और वहाँ एफपीआई के रूट के थ्रू वापस आ जाए, वो मैं उसके लिए लेकिन फिर भी उससे शॉर्ट टर्म में उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है एफपीआई सेलिंग का। जी और एक तो यह है कि भई थोड़ा तो कॉस्टली है मार्केट, जो कि अब काफ़ी रेलेवेंट हो गया है। और मार्केट कॉन्फिडेंस भी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी आ गई है। इंडिया ग्रोथ इज़ देयर, है नहीं? आप ये देखिए 85% हमारा ऑयल इंपोर्ट होता है, उसके जी बावजूद हमारी गवर्नमेंट जो है, कोई लाइन नहीं लग रही, है ना? पेट्रोल, डीज़ल ये सही मिल रहे हैं, गैस थोड़ा-सा महँगा हुआ है नहीं? वो तो करना पड़ेगा, इंटरनेशनल प्राइसेज़ इतने ऊपर हो गए हैं, डिस्ट्रप्शन इतना हाई हो गया है, उसके बावजूद भी मतलब स्केर्सिटी नहीं है।
कैसे भी मैनेज कर हम्म। रहे हैं, डाइवर्सिफाइड सोर्स ऑफ बाइंग है ना? और ये जो बिल्कुल लाइन नहीं लग रही, पेट्रोल पंप पे कतारें नहीं लग रही हैं, लोगों को पैनिक हाँ जी, नहीं हो रहा है पेट्रोल डीजल के लिए खास तौर से। और एलपीजी को लेके भी शुरू में युद्ध के दौरान जरूर हुआ था, लेकिन अब आई थिंक सब कुछ नॉर्मलाइज है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब सुभाष जी थोड़ा सा ये भी बताइए, जो लास्ट वीक हमने देखा, क्योंकि जो ट्रंप और ईरान के बीच में जो डील चल रही है, जो ये क्यों सिरे क्यों नहीं चढ़ पा रही? क्या इसमें कहीं कोई, अगर हम थोड़ा सा ये भी समझाने का प्रयास करें, अगर इसमें आपको कहीं लग रहा है क्या जानबूझ के इस डील को अटकाया जा रहा है, इस समझौते को, पीस डील को? क्योंकि थर्सडे को देखिए देखिए मार्केट में एकदम से तेजी आई, गैप अप खुली, फिर फ्राइडे को फिर नीचे आ गई मार्केट। देखो, इसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो ईरान के अंदर भी 2 गुट है। जैसे हम्म। हैं बिल्कुल, एक ईरानियन। खामनेई वाला ग्रुप है और एक वो जो उनकी फोर्सेस हैं आईआरएसजी वाली, जो हाँ, रॉयल जी गार्ड वाली। तो वो थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट है, और जी ये पॉलिटिकल जो ग्रुप है, खामेनी वाला ग्रुप, ये जी थोड़ा लीनिएंट है। जी। ये चाहते हैं कि शांति से काम हो जाए, और हम्म वो चाहते हैं कि हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हमें कब्जे में रहे, ईरान के कब्जे में, और जो यहाँ से सिर्फ गुजरते हैं उससे हमें कुछ प्राप्ति हो, है हम्म ना? और इंटरनेशनल, जैसे यूएन के अंदर भी अब धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि देखो, ईरान और ये अमेरिका के और इजराइल के युद्ध की वजह से पूरा वर्ल्ड तो दुखी नहीं हो सकता ना। हम्म पूरी जीसीसी कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज की इकोनॉमी खराब हो गई है, इंडिया की इकोनॉमी खराब हो रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन कितना बढ़ सकता है, अभी तो इतना कंट्रोल में है, लेकिन 100 डॉलर का ऑयल हो गया, और ऊपर भी जा सकता है यदि क्राइसिस लंबा चलता रहे, जी। है नहीं? और सबकी, वर्ल्ड की जितनी इकोनॉमी है ऑयल से सब अफेक्टेड है। तो हम्म कोई कोई भी आदमी इतनी दादागिरी नहीं कर सकता इतने लंबे समय में, जहाँ पे पूरा वर्ल्ड अफेक्टेड हो और आपको मैं एक रास्ता रोक लेता हूँ, ये सही नहीं है। अभी यूएस ने थर्सडे को या फ्राइडे को उन्होंने अपने 3 डिस्ट्रॉयर शिप जो है ना, वो जी। बोले मैं हम पास करते हैं, हम्म और बगैर किसी डैमेज के उन्होंने पास कर लिया। हालाँकि बड़ी झड़पें हुई, उन्होंने खूब शिप से खूब अटैक किया, और उधर ईरान के गार्ड ने भी, पुलिस ने भी वहाँ पे अटैक किया। तो वो, उसके बावजूद भी तीनों शिप, डिस्ट्रॉयर शिप, ट्रंप ने प्रूव कर दिया, स्टिल वी आर द नंबर 1 इन द वर्ल्ड, है ना? जी। और वो तीनों डिस्ट्रॉयर शिप जो है निकाल लिए। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है हम्म नहीं? लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि भई ये सीज़ फायर तोड़ दिया ये तो यूएस ने। हम्म। वो अपने डिफेंस में निकालने के लिए, और उधर से अटैक होगा तो सीज़ फायर तो करना ही पड़ेगा ना, वो तो टूटेगा ही। लेकिन ये टूटेगा है ही। कि ऐसा कुछ नहीं था, जो कि वो कह रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, और उन्होंने फिर उसके बाद इधर-उधर यूएई के ऊपर अटैक कर दिया, वो गलत है। हम्म तो और कोई भी कंट्री, है ना, आप पूरे वर्ल्ड के ऑयल सप्लाई, जो 20% ऑयल सप्लाई होती है और गैस सप्लाई होती है, उसके रास्ते को रोक नहीं सकते, उसको फ्रीज कर रखा है। तो ये भी उसको समझना चाहिए। यूएन के अंदर जाएंगे तो ये चाइना और रसिया इसको वीटो कर रहे हैं, बाकी लोग जा रहे हैं, और सभी के इंटरेस्ट में है। हालांकि चाइना के भी इंटरेस्ट में है कि ये खुल जाए, क्योंकि चाइना भी हम्म इम्पोर्टर है, हम्म 90% ये ऑयल जो है ईरान से लेता है। तो चाइना के भी इंटरेस्ट में है ये खुले, क्योंकि वो उसको भी तकलीफ तो है ही। हालांकि रसिया को कोई तकलीफ नहीं है, रसिया तो कोई ऑयल और गैस नहीं खरीद रहा, लेकिन ये है कि सभी वर्ल्ड में सभी के इंटरेस्ट के लिए है। और ये हम्म 14 सूत्री प्रोग्राम दिया हुआ है फ्राइडे को अमेरिका ने, तो इस पर कंसिडरेशन चल रहा है। लेकिन लगता यही है, लेटर और सूनर, डिप्लोमेटिकली और मिलिट्रिकली ये हम्म वार रुक जाएगा। ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ, पहले भी उम्मीद कर रहा था। आप देखो इंडिया का जो शेयर मार्केट है, हालाँकि निफ्टी 50 हमारा नहीं बढ़ रहा ख़ास, वो तो जी पूरे वीक के अंदर 0.7% बढ़ा है नहीं? जी। और लेकिन निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप, हाँ, ये ये निफ्टी काफी बढ़ रहे हैं मिड कैप। 3.5% बढ़ा है, ऑल टाइम हाई है निफ्टी मिड कैप। जी और जी स्मॉल जी कैप 4% बढ़ा है, वो भी जी ऑल टाइम हाई से 2% नीचे है। जी। तो और यूएस के नैस्डैक वो रिकॉर्ड हाई पे है, हम्म। और यूएस का एस एंड पी 500 वो भी रिकॉर्ड हाई के ऊपर है। रिकॉर्ड हाई पे तो है।
मार्केट में अच्छा, यदि मार्केट में आप देखो तो तेजी आ चुकी है। सिर्फ हम्म। निफ्टी 50 वो वाला स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा कि भाई वो 26,000 को क्रॉस कर गया था, अभी हम जी 24,000 है ना 200 के एक ऊपर घूम एक रहे हैं। हाँ 178 पे शायद बंद हुआ था हाँ, फ्राइडे को। 176 पे बंद हुआ है, 24,176 जी पे, जी है ना? तो जी। हालाँकि हमारी रूपी भी डेप्रिशिएट हुआ है। हम्म। पिछले वीक से तो बेटर हुआ है, जी। ₹94.47 हमारा रूपी क्लोज़ हुआ। हम्म। लेकिन ऑल टाइम डेप्रिशिएट भी हो गया था ₹95 48 पैसे पे। जी तो और पिछले वीक से हम एप्रिशिएट हुआ है, जो कि 94-92 तक पिछले वीक में क्लोज़ हुआ था। उससे जी। देखते हुए हाँ 94-47 बिल्कुल पे, 95 के नीचे आ गया, हाँ, 94 रुपए को। 94-47 पे, जी। है नहीं? तो बाकी तो देखो गिफ्ट निफ्टी है 24,280 पे चल रहा है, हम्म। थोड़ा-सा बेटर है। तो अगेन 50-100 पॉइंट थोड़ा-सा बेटर खुलना चाहिए जी, गिफ्ट निफ्टी जी को पैटर्न करते हैं। और जी। हमारा 0.74% इस वीक में निफ्टी 50 भी बढ़ा है ना? हम्म। कि हालाँकि निफ्टी 50 बेंचमार्क इतना नहीं बढ़ रहा, जितना मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी तेज़ी आ गई है। हाँ उसमें तेजी आ रही, तो ऐसा क्यों है जो मिड कैप कैप और स्मॉल कैप है उसमें तेजी ज्यादा क्यों आ रही, मतलब छोटे और मझले देखो, शेयरों में। ऐसा होता है, मार्केट के अंदर कई शेयर्स होते हैं, है नहीं? जो निफ्टी 100 के अंदर इसमें मिड कैप निफ्टी 100 में कई सेक्टर अच्छा वर्क कर रहे हैं। डिफेंस ओके। सेक्टर, ऑटो सेक्टर, है ना? ये मैं आपको बताता हूँ, ये रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, डिफेंस, ऑटो, ये निफ्टी छोटे स्टॉक्स में ये अच्छा काम किया है इन्होंने। जैसे ओके। यस बैंक बड़ा है, मोतीलाल हम्म। ओसवाल कैपिटल मार्केट इंडेक्स बहुत बड़ा है। हम्म। तो ये निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स 5.7% बढ़ा है पिछले वीक। ऑटो बढ़ा है 5%। निफ्टी ओके। डिफेंस बढ़ा है 4.6%। रियल हम्म। एस्टेट, फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर बढ़ा है 3.5%। निफ्टी पीएसयू बैंक घटा है। स्टेट हम्म। बैंक एज पर एक्सपेक्टेशंस जो एनालिसिस के हिसाब से रिजल्ट नहीं आए, तो वो 1.3% घटा है। ऑयल हम्म। एंड गैस इंडेक्स ये 0.8% घटा है। हम्म। और हमारा जो है ना एफपीआई की सेलिंग 11,072 करोड़ की हुई है, वेयर एज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बाइंग हुई है 21,393 करोड़ की। और हम्म। मार्केट कैप बीएससी का आप देखो तो 10 लाख करोड़ से बेटर हुआ है जी इस वीक के अंदर। जी। और हमारे है ना इस आने वाले रिजल्ट्स, अभी देखो अभी तक जो रिजल्ट आए हैं वो बेटर देन एक्सपेक्टेड से बेटर आए हैं। और अभी जी। जो रिजल्ट आने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के आने हैं, बीपीसीएल के आना है, भारती एयरटेल का आना है, टाटा मोटर्स के आना है, सिप्ला का आना है, टीवीएस मोटर का आना है, एचपीसीएल का आना है, ऑयल इंडिया का आना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का आना है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का रिजल्ट आना है, यूनाइटेड स्पिरिट्स का आना है, वोल्टाज का आना है, टाटा स्टील का आना है। और ये सारे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। और नेक्स्ट वीक में क्या है कि मार्केट को है ना आप देखोगे तो कुछ डेटा बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन्फ्लेशन, है ना? हम्म। बैंक लोन एंड डिपॉजिट्स, कितने लोन बढ़ा है, डिपॉजिट्स बढ़ा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स की फिगर, है नहीं? तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर, तो ये डाटा इम्पोर्टेंट है। तो ये हम्म। फॉर्चुनेटली 11 से 15 मई के बीच में ये सारा डाटा आने हैं, है नहीं? बिल्कुल। और सुभाष जी जो जो आपने बैंकिंग की बात करी, जो भी सेबी का रिजल्ट आया, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं। किसका? सेबी का सेबी रिजल्ट? सॉरी गलत, एसबीआई बैंक का, सेबी बोल गया मैं, एसबीआई का एसबीआई बैंक। रिजल्ट जो है ना, एसबीआई का रिजल्ट देखिए, वैसे 4-5% बढ़ा है पिछले साल के उससे, नेट जी प्रॉफिट क्वार्टर हुआ है। जी जी लेकिन एक्सपेक्टेड 20,000 करोड़ से ऊपर था और आया 19,000 करोड़ है। जी। तो एक्सपेक्टेशन से कम आया है, इसलिए छः हम्म। सात परसेंट तक घटाया है ये एसबीआई, ओके ओके ओके। ठीक है है, ना? यानी कि मतलब 5-1% की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम रह गया। हाँ जी। अब मई जी। 11 को जो है ना, चाइना का इन्फ्लेशन क्या है, अप्रैल हम्म। में, है ना? तो जैसे तो 11 मई को चाइना का इन्फ्लेशन आएगा, मई 12 को इंडिया का इन्फ्लेशन रेट आएगा, जो ओके। कि मार्च में इन्फ्लेशन बढ़ा था। अब ये फिगर हम्म। आएगी अप्रैल की, मई ओके। 12 को।
तो है ना? अभी आप कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं जो इन्फ्लेशन डेटा आना है इंडिया का, वो किस तरह का आपको दिखाई दे रहा है? क्या इसमें देखो महंगाई में कोई थोड़ा-सा गिरावट हाई दिखाई आएगा, दे रही है या थोड़ा-सा हाई हाई आएगा। जाएगा? हाँ, हुँ, और कोर इन्फ्लेशन भी रिलीज़ होगा अप्रैल का। ये ओके, है ना? तो और 13 को ओपेक का जो है ना मंथली रिपोर्ट आती है, वो ओपेक जी, अपनी अप्रैल की मंथली रिपोर्ट देगा। ओके, और 14 मई को है ना होल्ड टाइम प्राइस इन्फ्लेशन, वो उसकी हुँ, फिगर आएगी अप्रैल की। अच्छा, और यूके का जीडीपी डाटा आएगा 14 मई को, मार्च क्वार्टर से। और जी, इसका यूएस का रिटेल सेल्स क्या है, उसके डाटा आएगा। 15 जी, मई को बैंक लोन और डिपॉजिट का डाटा आएगा, 1 मई तक की फिगर। तो ठीक है। और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स एंड ये इसका इंपोर्ट का डाटा अप्रैल इसका आएगा अप्रैल तक का। ठीक है। अब सुभाष जी थोड़ा-सा ये बताइए कि अगर मान लीजिए डेटा जो हमारा इन्फ्लेशन का है, आप एंटिसिपेट भी कर रहे हैं कि महँगा थोड़ा-सा आएगा, महँगाई का बढ़ा हुआ दिखाएगा, तो उसका हमारी शेयर मार्केट पे क्या असर दिखेंगे? क्या मार्केट में तब हम गिरावट एक्सपेक्ट करेंगे? नहीं देखो, वैसे उम्मीद तो यही है कि 4% से ऊपर आएगा, है ना? हुँ, आरबीआई ने भी माना हुआ है उसको, उसको भी 4% 4.2% से, है ना, 5% के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए। क्योंकि जी, क्रूड के प्राइसेस बढ़े हैं और अब हुँ, तो गैस के भी बढ़ाए हैं और क्रूड के भी और बढ़ा देंगे। तो इन्फ्लेशन तो बढ़ा हुआ है और आरबीआई ने भी मान रखा है, और उसके बावजूद 6.9% की हमारी जीडीपी एक्सपेक्टेड है। ठीक तो है। लेकिन ये है कि फिर भी डाटा बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। यदि इतना इन्फ्लेशन नहीं होता, थोड़ा नीचे होता, तो हमारा इंटरेस्ट रेट, इस डाटा को देखते हुए इंटरेस्ट अभी घट नहीं सकता, है ना? हुँ, यूएस के अंदर भी जो इन्फ्लेशन है, वो जैसे मान लो वो भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया है, और तो भी वहां पर भी यही लग रहा है कि 3.5 से 4.25% जो रेट है वहाँ का, फेड रिजर्व का रेट, वो पूरे साल वही रहेगा, ओके, घटेगा नहीं, हुँ, यूएस के अंदर भी। तो जी, और लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के एस&पी 500, है ना, वो ऑल टाइम हाई है। नैस्डैक अच्छा, ऑल टाइम हाई है ना? हुँ, आप देखो वहाँ 8% एस&पी 500 बढ़ा है इस साल, और 13% नैस्डैक बढ़ चुका है, क्योंकि वहाँ हुँ, पे ना ये सेमीकंडक्टर के और एआई के स्टॉक बहुत बेटर हुए हैं। तो जी, उसकी वजह से 13% स्टॉक बढ़ा है। और हुँ, कितनी सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद, ये ईरान से डायरेक्ट वार हो रहा है, बहुत पैसा लग रहा है, और वहाँ पे वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो कलेक्शन किए थे इन्होंने, वो सब वापस कर रहे हैं, जो टैरिफ कलेक्शन किए थे। तो ये भी है कि उसके बावजूद ये हालत है। हुँ। उसके बावजूद भी बेहतर कर रहा है यूएस का हम्म, मार्केट। अब सुभाष जी यहाँ पे एक और चीज़ थोड़ा-सा समझाइए कि मान लीजिए हाँ, अभी हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि मार्केट 24,000 मतलब के आस-पास ही घूम रहा है, यानी कि अगर नीचे भी जाता है तो 23,900, 23,000 साढ़े 900, 23,980, इसके नीचे रह जाता है और फिर उसके बाद 24,200 भी, 24,300 या 24,400 भी शायद पार किया था। क्या ये अभी जब तक इनका ये जो पीस डील है, जब तक ये साइन नहीं हो जाती, तब तक क्या आप इसी तरह से एंटिसिपेट करते हैं 24,200 300 के आसपास ही मार्केट चलता रहेगा, देखो ऐसा या रविंद्र जी, जो हमारे भी कुछ अपने डोमेस्टिक फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से मार्केट एकदम से ड्राइव कर सकता है और 24,500 को के लेवल को पार कर सकता है? देखो ऐसा है रविंद्र जी, पिछले वीक हमने देखा था 24,400 से मार्केट वापस हो गया था, जी, क्योंकि उसमें लग रहा था कि पीस एग्रीमेंट थोड़ा पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन जी, जैसे ही वो नेगेटिव की तरफ गया, मार्केट नीचे आ गया। तो हुँ, अभी है ना, इसका क्रूड प्राइसेस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। क्रूड के ओके, प्राइसेस $110 तक पिछले वीक चले गए थे, लेकिन जी, फिर नीचे आ गए, तो फिर मार्केट वापस थोड़ा-सा ऊपर आ गया। फिर, हुँ, है ना, हालाँकि पीस एग्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन फिर एक 14 पॉइंट पीस एग्रीमेंट कंटिन्यू है और बातचीत चल रही है। तो ये क्या होता है, ऐसे पीस एग्रीमेंट थोड़ा-सा टाइम लगता है। लेकिन कुछ थोड़ा इम्पैक्ट पॉजिटिव बढ़ जाता है, तो मार्केट थोड़ा बेटर हो जाता है, थोड़ा-सा नेगेटिव की तरफ जाता है तो मार्केट गिर जाता है। तो ये वोलेटिलिटी बनी रहेगी, जब तक फाइनल कोई एग्रीमेंट ना हो। जब तक फाइनल और कोई एग्रीमेंट नहीं हो जाएगा तब तक ये अच्छा, एक वोलेटिलिटी चीज़ मैं मार्केट। बताता हूँ, जी, यूएस यूएस 2 दिन के अंदर ईरान को खत्म कर सकता है। वहाँ जी, पे उनको खार्ज आइलैंड के ऊपर अटैक कर दे, वो उसको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता,
क्योंकि हम्म, जो ऑयल के रिसोर्सेज हैं उसको अ, बचाना भी है। ये हाँ, ये इज़राइल जो है ना वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यूएस हम्म। को किसी कोने में उसको ये है कि मैं इस पे कब्ज़ा कर सकता हूँ हाँ, और मतलब यदि वो कभी उसको मैंने इसको खत्म ही बिजनेस कर दिया, अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। यदि मैंने इसको खत्म ही कर दिया तो खत्म हो जाएगा। फायदा इसलिए क्या वो पता। हाँ, ईरान को तो 2 मिनट में खत्म कर सकता है हम्म। अमेरिका, लेकिन वो जी। नहीं कर रहा। इसको हम्म। ध्यान में रखते हुए और हम्म। इसीलिए अभी तक शांति से वो चाह रहा है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो और हम्म। ईरान जो है वो सबको डैमेज कर रहा है नहीं? हम्म। और वहाँ पे भी जो उनके मिलिट्री बेस है उनको अटैक कर रहा है, वो कोई भी काउंटर नहीं कर रहा है, ये देखो। वो जी। डिफेंड तो कर रहे हैं। मान लो यूएई पे काउंटर। अटैक किया तो वो हाँ, अभी यूएई दुबई अपना पे कर डिफेंड दिया कर था रहे हैं। उसने, कोई बिल्कुल। सऊदी अरेबिया किया, वो सब डिफेंड कर रहे हैं। कोई हम्म। काउंटर अटैक नहीं कर रहा। हम्म। क्योंकि एक तो उनकी मिलिट्री उस हिसाब से ऑफेंसिव के हिसाब से नहीं है। जी। वो डिफेंड के हिसाब से ही बनी हुई है। हम्म। हम्म। अब है ना ये रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा कि भाई ये है और ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ईरान ने अपनी इन्वेस्टमेंट है ना मिलिट्री पे की है और हम्म। उन्होंने डेवलपमेंट में की थी। तो हम्म। वो तो सब पैसे वाले हो गए। ईरान जो हाँ। है नंगा का नंगा रह गया। उसका हम्म। पैसा सारा मिलिट्री पे लगा। उसका पैसा हम्म। सपोर्ट में लगा। हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर दो, हुत्ती को सपोर्ट कर दो, हमास को सपोर्ट कर दो। तो ये इस तरह की प्रॉक्सी के में सपोर्ट में लगा रहा, अपनी मिलिट्री को सपोर्ट में लगा रहा। तो ये एक है ना इनका कारण तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि हम्म। ईरान ने कभी अपने देशवासियों को उनकी डेवलपमेंट के लिए या ईरान के डेवलपमेंट के लिए काम नहीं किया। तो वो हम्म। उनको अपनी स्ट्रेटेजी रिव्यू करनी पड़ेगी कि बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। वो हमेशा इराक के साथ 8 साल युद्ध में रहा, तो वो अपना मिलिट्री पर सपोर्ट करता रहा। तो हम्म। इसका हमेशा ध्यान मिलिट्री पे सपोर्ट पे रहा है और आज भी आप इसकी मिलिट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है कि वो रेसिस्ट कर पा रहा है। और हम्म। उनको भी ये देखना पड़ेगा कि इतनी मिलिट्री कमज़ोर नहीं हो कि तुम कितना भी डेवलपमेंट कर लो, अपनी सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे तो तुम्हारा बेकार है। तो दोनों हम्म। चीज़ का बैलेंस चाहिए। हम्म। तो दोनों सब बिल्कुल रिव्यू ठीक है। होंगे। बिल्कुल। अब सुभाष जी एक और चीज बताइए, एक तो ये बताइए कि जो जो निफ्टी ऑटो है, इवन यूं कह लें कि जो ऑटो सेक्टर है और रियल्टी सेक्टर है, उसके साथ साथ एक और सेक्टर है जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि उसमें आगे फ्यूचर में क्या स्कोप है। मीडिया सेक्टर जिसमें मैं काम करता हूँ, जिसमें हम लोग ये बात करके लाते हैं, तो मीडिया सेक्टर का भी आगे इन फ्यूचर क्या स्कोप दिखाई देता है। बट उससे पहले थोड़ा सा ऑटो सेक्टर और रियल्टी सेक्टर के बारे में बताइए कि ये किस तरह से रहने वाला है 2026 में। देखो ऑटो सेक्टर, क्योंकि जो व्हीकल वाला जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, इस पर गवर्नमेंट का फोकस है। और जी। है नहीं, तो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल बढ़ता रहेगा और जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो फोकस कम करते रहेंगे। तो हम्म। एक तो ये है। दूसरा इलेक्ट्रिकल व्हीकल से भी ज़्यादा जो उनके सपोर्टिंग है कंपोनेंट्स है, बैटरी है और कंपोनेंट्स है, उन पर बहुत जी। ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि इनका ओके। पूरा नेटवर्क बनना है। हुँ। चार्जिंग स्टेशंस बनने हैं और धीरे-धीरे जो है पेट्रोल पंप कम होते जाएँगे और ये चार्जिंग स्टेशंस बढ़ते चार्जिंग जाएँगे स्टेशन बढ़ते और जाएँगे। इनकी क्वालिटी, बैटरीज़ की क्वालिटी इम्प्रूव होती जाएगी, अभी बहुत कॉस्टली है। हुँ। तो सोलर पे भी और वैसे भी है ना, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के और इन पे जो कॉस्टली है चीज़ें, ये और सस्ती हो जाएँगी। तो सस्ती इस हो पे जाएगी। बड़ा फ़ोकस है गवर्नमेंट, तो इनका बहुत स्कोप है ना, ऑटो ओके। सेक्टर में। और ऑटो सेक्टर। दूसरा ये डिफेंस सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा हाँ है जी। ना? क्योंकि डिफेंस पे इंडिया का जो है बहुत एक्सपोर्ट होने वाला है आने वाले टाइम में। तो हुँ। आप इस पे भी देखें। और जी। ये रियल्टी, फार्मा, हेल्थ केयर जी। के ऊपर भी लोग फोकस कर रहे हैं, फार्मा पे भी फोकस कर रहे हैं और रियल एस्टेट, क्योंकि हमारे यहाँ पे मिडल इनकम ग्रुप बहुत बढ़ रहा हुँ। है ना? तो ऐसे वो मिडल इनकम के लिए मकान चाहिए और लोग गाँव को कन्वर्ट हो रहे हैं शहरों में या हुँ। थोड़ा-सा बेटर हो रहे हैं, तो रियल जी। एस्टेट का रोल भी बढ़ रहा है, तो वो भी हमें हुँ। देखना पड़ेगा। तो रियल हुँ। सेक्टर में भी कुछ काफ़ी चांसेज़ है। जी। और मीडिया सेक्टर में पूछ रहा था, मीडिया सेक्टर का ओवरऑल कैसा आपको दिखाई मीडिया सेक्टर एवरग्रीन सेक्टर है। इसके अच्छा। अंदर इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे मीडिया आ जाते हैं, तो क्या होता है कि लेकिन जो संदड़ के हैं, बड़े हैं, उनका स्कोप पूरा है। और जो
नए न्यू इमर्जिंग है, जो उसको हम्म। अच्छे लेवल पे ले जाएगा, उनका भविष्य है, बाकी तो ऐसा ही है। और ये बाकी तो ऐसा ही है। मीडिया में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो गया है, तो उससे जी। रिलेटेड बहुत ज़्यादा चल रहा है। और जो टीवी है, ये बने रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। न्यूज़पेपर बिल्कुल। इनका रोल थोड़ा कम हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब सुभाष जी एक और सेक्टर मैं समझना चाहता हूँ, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, तो इसका जो पेनिट्रेशन है इंडिया में आई थिंक अभी भी बहुत कम है और काफ़ी दो स्कोप दिखाई दो देता तीन है। परसेंट ही है, क्योंकि हाँ। इंश्योरेंस जो है ना, अभी अब इन्होंने 100% एफडीआई खोल दी है, ऑटोमेटिक रूट से कर दी है, परमिशन की भी जरूरत नहीं है। तो बाहर के जो हैं वो आएंगे और वो बहुत थ्रो अवे प्राइस के ऊपर आपको इंश्योरेंस देंगे, तो इसमें बड़ा रैशनलाइज होगा। और अभी पुल फैक्टर जो है ना, वो ये जो पुश फैक्टर बना हुआ है, वो पुल फैक्टर बनेगा, आपकी फुल डिमांड फैक्ट। निकलेगी। जी। आप जो इंश्योरेंस एजेंट बेचने आते हैं ना, वो बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम फ़ोन पुश। करके बुलाएँगे कि भैया इंश्योरेंस हम्म, करो आके। हाँ जी, मुझे जी। इंश्योरेंस कराना है। आपको नीड बेस करना पड़ेगा, अभी आप इनकम टैक्स का बेनिफिट के लिए कर रहे हो। मतलब तो इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अभी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उतनी नहीं, चाहत नहीं अवेयरनेस है। नहीं है। क्या है कि आप कोई क्लेम फाइल करते हो तो इंश्योरेंस कंपनी उसको डिनाई करता है, और आप हाँ। भी झूठा क्लेम बहुत फाइल करते हो, तो ये हुँ। दोनों में प्रोफेशनलिज्म आएगा। हुँ। जैसे बाहर के कंट्रीज में क्या है, आपने कोई कंप्लेंट करी, वो एकदम 100% सही मानते हैं। आपने कहा हुँ। मेरा मोबाइल गुम हो गया, तुरंत नया मोबाइल आपके पास आ जाएगा। हुँ। यहाँ पे कोई मोबाइल आपने कराया इंश्योरेंस, तो उनको पता है ये झूठ बोलते हैं, तो वो एक तो प्रीमियम हाई रखेंगे, क्योंकि क्लेम हुँ। बहुत ज्यादा करते हो। एक है ना, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस में देखते हो आप, तो हॉस्पिटल ज्यादा चार्ज कर लेते हैं, है नहीं, और ज्यादा बिल देते हैं, बढ़ा के दे वो देते हैं, बिल्कुल तो ऐसे बहुत ओवर माल प्रैक्टिस है ओवर ये। बिलिंग करते हैं और कई बार ओवर सर्जरीज भी कर देते हैं। चलिए उधर हाँ नहीं जाते हैं। तो मतलब ओवरऑल हम ये समझें कि आगे आने वाले अगर 5 साल या 10 साल यानी कि कोई अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो इंश्योरेंस सेक्टर में तो काफ़ी अच्छी मतलब स्कोप दिखाई देते हैं, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स की इंश्योरेंस उम्मीद कर इंश्योरेंस सकते तो अभी कुछ है ही नहीं इंडिया में। अब हैं। आने वाले टाइम में बहुत भयंकर इंश्योरेंस होगा। जो जी। इंश्योरेंस इंटरमीडियरी है, इंश्योरेंस कंपनी है, इनकी सबका बहुत बड़ा स्कोप है। जी, बिल्कुल ठीक है। तो सुभाष जी अब थोड़ा-सा रेंज भी बताइए कि नेक्स्ट वीक जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी को आप कहाँ देख रहे हैं? किस रेंज पे देख रहे हैं? देखिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है और दर्शक उसका भी इंतज़ार करते हैं। 23,800 से 24,800 अच्छा। निफ्टी 50। ओके। निफ्टी और निफ्टी 50 23,800 से लेके 24,800। ओके, तो यानी देखो, कि अब आपका ये नेक्स्ट वीक 24,800 अगर को क्रॉस तभी करेगा यदि कल हाँ, को रिजल्ट ये आ गया कि शांति हो गई, एग्रीमेंट हो ओके, गया, है ओके। नहीं। मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ कि ये पॉजिटिव के डायरेक्शन बढ़ जाएगी, लेकिन एक हुँ। वीक के अंदर रिजल्ट इतना नहीं आ सकता कि एग्रीमेंट हो जाए। यदि हुँ। एग्रीमेंट हो जाएगा तो ये 26,000 तक पहुंच सकता है। तो 26,000 तक पहुँच सकता है। बिल्कुल, फिर एक मतलब बड़ी रैली इसमें दिखाई दे सकती है। बड़ी रैली। और निफ्टी बिल्कुल। बैंक जो है 54,500 से 56,700। 54,500 से लेके 56,700। हाँ बिल्कुल, जी। तो यानी कि निफ्टी आपने बताया 23,800 से लेके 24,800 और 54,500 से लेके 56,700 बैंक निफ्टी बताया। हम्म। बिल्कुल ठीक है। अब सुभाष जी थोड़ा-सा ये और बताएँ कि मान लीजिए अभी जैसे जो रियल्टी सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, तो रियल्टी सेक्टर में मैंने लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था कि भई यहाँ पे इन्वेंटरीज़ जो हैं काफ़ी सारी हैं, खाली हैं, ऑक्यूपेंसी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या रियल्टी सेक्टर और बूम करेगा? क्योंकि ज़्यादातर हम अगर देख रहे हैं तो दिल्ली एनसीआर या जो मेट्रोज़ हैं, वहीं पे डेवलपमेंट्स ज़्यादा हो रही हैं। ज़ाहिर-सी बात है बिल्डर भी वहीं पैसा लगाता है जहाँ उसको लगता है कि मेरी यूनिट सेल होंगी। तो आगे जिस तरह से भी आपने रूरल्स की बात करी थी, गाँवों की बात करी थी, तो क्या आने वाले समय में जो बिल्डर्स हैं, ये गाँवों के अंदर भी जाएँगे या छोटे शहरों में जाएँगे? आप देखो, मथुरा के अंदर देखो, वृंदावन में देखो, वहां पे प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, बिल्डर्स भी बहुत ज्यादा पहुंच गए हैं। तो ये अब ये नहीं है कि दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा ही है, आगे भी हुँ। जा रहे हैं। और हुँ। उधर लखनऊ के साइड में देखो, उसके आसपास के एरिया में देखो, 100 किलोमीटर दूर तक, है ना, बिल्डर्स जा रहे हैं। हुँ। तो अभी बिल्डर्स है ना ये, और गाँव में भी
गांव के छोटे जो बिल्डर बन गए हैं, वो मकान बना रहे हैं आसपास में, थोड़ा सा जो बेटर गांव है, और वहां पे अच्छे, जैसे रेवाड़ी के अंदर है, वहां के सराउंडिंग एरिया में काफी बिल्डरों ने फ्लैट बना के काम बेच किया रहे है। हैं। तो ये जी। कंसेप्ट हो रहा है, आगे आ रहा है, हम्म। और हम्म। नए नए गांवों में, छोटे शहरों में ये कंसेप्ट खींच रहा है, और वहां पर भी ये स्कोप बढ़ता जा रहा है। तो मतलब हम ये कहें कि अभी शहर लोकल बिल्डर्स स्प्रेड वहां हो पर रहे हैं। हैं, शहर गांव की तरफ जा रहे हैं, अभी गांव शहर की तरफ नहीं आ रहा है, शहर गांव की तरफ जा रहा है। बिल्कुल, मतलब गाँव में जब से क्या है कि एक तो मोदी जी का भी टारगेट है कि 100 सिटीज़ का तो बहुत बढ़िया सिटी करने का, स्मार्ट सिटी बनाने का है। तो वो तो देखो, स्मार्ट सिटीज़ का कोई मतलब नहीं है। आप ये समझो कि सारी फैसिलिटी हो, आपका डिजिटल हो, हॉस्पिटल हो, है ना? रोड फर्स्ट क्लास हो, एंटरटेनमेंट के साधन हो, यानी कॉलेज हो, स्कूल अच्छे हों, पब्लिक स्कूल अच्छे हों, है ना? तो ये अब छोटे-छोटे शहरों के अंदर ये सारी एम्स के टाइप के हो गए, एयरपोर्ट्स, छोटे-छोटे एयरपोर्ट कितने बन गए। तो ये डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है। रोड कितना हर 30 किलोमीटर डेली बन रहा है। तो और रेलवे कनेक्टिविटी बेटर हो रही है, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बेटर हो रही है। तो ये सारी डेवलपमेंट ऑल टाइम डेवलपमेंट हो रही है, और यदि हमें वर्ल्ड की नंबर 2 पावर या नंबर 1 पावर बनना है 50 साल में, तो ये प्रोसेस ही है, ये डेवलपमेंट चाहिए प्रोसेस ही है। चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है सुभाष जी, इस पे भी एक अलग से मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि जो ये नंबर वन की बात है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कई बार नंबर वन बड़ा सपना सा दिखाई देता है। क्योंकि मैं एक दिन अभी देख रहा था कि भाई टॉप शेयर्स जो है ना 20 जो है ना स्टॉक्स वाले, वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, किसकी हैं, कौन से देश की हैं। तो टॉप 20 में तकरीबन शायद 12-13 कंपनियां तो यूएस की ही निकल आई। इंडिया की हुँ, शायद सिर्फ एक रिलायंस निकली थी उसमें, बाकी सब इन उसकी थी। बट मेरा एक लास्ट सवाल अभी मैं आपसे करना चाहता हूं आज के उसमें, अभी बिहार में आपने देखा कि भाई जो युवा थे प्रदर्शन कर रहे थे अपनी नौकरियां मांगने के लिए, क्योंकि पिछले चुनावों में 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था। तो उसके बाद अब प्रदर्शन किया तो उनकी कुटाई हो गई, लाठी डंडे चल गए, मारपीट हो गई। मैं ये सवाल करना चाह रहा हूं कि जो सरकारें इस समय, बर्नस्टीन ने भी अभी एक रिपोर्ट में लिखा था और मोदी जी को पत्र भी लिखा था कि भाई ये जो फ्री बीज का जो कल्चर है, आपने भी कई बार सवाल उठाया है कि भाई फ्री बीज का कल्चर वैसे ठीक नहीं है। तो फ्री बीज का जो कल्चर है, ये कितना हमारे लिए आगे चल के नुकसानदायक हो सकता है, और इसको किस तरह से फिजिल आउट करना होगा, सरकार को किस तरह से इससे बाहर निकलना होगा कि फ्री बीज की जगह सरकार लोगों को रोजगार दे, काम दे, और काम के बदले में पैसा दे। देखो रविंदर जी, कोई भी कंट्री यदि उसकी इनकम 100 रुपए है और 120 रुपए खर्च कर रहा है, तो वो चल नहीं सकती। यदि फ्री बीज कर रहे हो तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। आपको बैलेंस, पैसा तो वही है ना। जी। और ये रीजनल पार्टीज जो हैं, ये जैसे अब ये आई है तमिलनाडु में विजय की, जी। बीसी के जी। जो भी नाम है उसका, जी। वो जी। पार्टी में आप उसकी लिस्ट देखो, जी। 8 ग्राम सोना मैरिज के ऊपर हाँ, वो मिलेगा, सब मतलब यही लुभावने वादे कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्री 200 यूनिट तक। अब वो जी। जी। वो उसका बजट नहीं है, जितनी इनकम नहीं है उसकी इतने फ्री बीज का वो सारा चीज प्रोवाइड करे, तो वो पूरा बजट उसमें खर्च हो जाएगा। हम्म। कर्नाटका में देखो, वहां की गवर्नमेंट बनी, है ना? इवन दिल्ली में भी बनी, तो भी क्या है कि पंजाब में भी देखो, है नहीं? अब वो हाँ बिल्कुल, हिमाचल में, बिहार में भी देखिए 10-10 हजार रुपए कहीं पर भी, महिलाओं को दे दिए। बिहार में देखो, अब क्या है कि कंपटीशन में, एक दूसरे की कंपटीशन में सबको बोलना पड़ता है। लेकिन जी। ये हमें समझना पड़ेगा, पब्लिक को समझना पड़ेगा कि ये चीज सही नहीं है। आप रोजगार दो, डेवलपमेंट करो, तो रोजगार मिलेगा। आप ऐसे ही बांटते रहोगे तो कहाँ से रोजगार बट मिलेगा? सुभाष जी, जो बेनिफिशियरी है वो क्यों आवाज उठाएगा कि मुझे नहीं चाहिए? वो तो जिनका पैसा जा रहा है, टैक्स पेयर्स का जिनका पैसा जा रहा है, उन सबको वो आवाज उठानी पड़ेगी कि भैया इसको थोड़ा सा सस्टेनेबल बनाए सरकार, और इस तरह से प्लान करे कि पैसा लोगों तक पहुंचे भी, लोगों का लोक कल्याण भी हो, लेकिन साथ के साथ डेवलपमेंट भी हो, ताकि आगे चल के वो पैसा रविंदर दिखाई जी, दे कहीं ग्रो हो रहा है। जो टैक्स देते हैं वो तो 2% लोग हैं। जी। उनकी आवाज से क्या होता है? नहीं बट आवाज तो अगेन। 98% की, वो पॉलिटिशियन की आवाज का इम्पैक्ट तो 98% मालूम क्या है? वो तो हाँ वो तो बिल्कुल। वो तो आप बिल्कुल। सारे आर्टिकल पढ़ लो, सब जगह हाँ। आती है नहीं? हम्म। तो ये है कि ये तो हमें, गवर्नमेंट को, सभी पार्टियों को मिलकर डिसाइड करना पड़ेगा कि ये देश हम्म। हित में नहीं है और इसको कंटिन्यू नहीं करें।
बिल्कुल ठीक है सुभाष जी, ये देश हित के लिए नहीं है, सब समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी सब लोग कंटिन्यू किए जा रहे हैं और धीरे धीरे से राज्यों में संख्या बढ़ती जा रही। बट चलिए इस पे हम लोग और फिर चर्चा करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के विश्लेषण के लिए। मैं समझता हूँ दर्शकों के लिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। निफ्टी सुभाष जी ने बताया 23,800 से लेके 24,800 और बैंक निफ्टी 54,500 से लेके 56,700। आपके भी दर्शकों यदि कोई प्रश्न हुआ करें सुभाष जी से तो आप जरूर कमेंट में लिखें, हम सुभाष जी से नेक्स्ट वाले एपिसोड में जरूर ले लिया करेंगे। सुभाष जी आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और रविंदर जी का भी धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष जी आपका बहुत। जो पूरा सिस्टमेटिकली लेते रहते हो। मैं अभी किसी से बात हो रही थी तो कह रहे थे सुभाष जी का वो भी आप एपिसोड करते हो। हमने कहा सुभाष जी का जब से हमने शुरू किया है तो मुझे तो याद ही नहीं कि हमने किसी दिन ना किया हो। हमने चाहे हाँ, रात के 1 बजे नहीं भी कोई किया है, हमने वीक किया जरूर जब है। से है, कोई वीक मिस नहीं हुआ। कोई भी मिस नहीं हुआ है। मतलब मुझे भी याद है कि जब आपकी फैमिली में एक अनफॉर्चुनेट घटना घटी थी तब भी हमने उसको किया था। तो ये कंसिस्टेंसी आपने बनाए रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। बहुत बहुत धन्यवाद।